गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ। आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया था पहले शुरुआत में, एक बार इसको पढ़ते हैं। वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री। तो इस चीज़ को तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। क्या भाई, इसके अंदर दो वर्ड दिखे आपको, माइग्रेंट और माइग्रेंट। कॉलेज वगैरह छोड़ते हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आते हो। माइग्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है? माइग्रेशन का मीनिंग होता है ट्रांसफ़र। ठीक है। अब भाई एमिग्रेंट का मतलब आउट, यानी जब आप अपने देश से बाहर जा रहे हो तो एमिग्रेंट हो। और अब आप इस देश में पहुंच गए तो इस देश के तो अंदर आ रहे हो, है ना। जब अपना देश छोड़ रहे हो भाई, तब आप अपने देश से निकले तो कह दिया भाई एमिग्रेंट। और अब आप इस देश के अंदर रहने के लिए आ गए तो इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। यानी ये वाला आंसर इसका आना था, इमिग्रेंट। सिटीजन का मीनिंग सबको पता है, एलियन का मीनिंग भी सभी को पता है। एलियन का मीनिंग होता है ए क्रिएचर फ्रॉम अनदर प्लेनेट। कोई मिल गया में वो जादू नहीं था, वो एलियन ही तो था। अब 32 को पढ़ो। वन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करे। इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर टेररिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। टेररिस्ट तो एक आतंकवादी होता है जिसका मकसद होता है आतंक फैलाना। फिलेंथ्रोपिस्ट, देखो इसके अंदर दो रूट वर्ड मिले। एक रूट वर्ड मिला फिल, फिल का मीनिंग होता है लव। और एक रूट वर्ड मिला एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। या फिर मैनकाइंड, यानी फिलेंथ्रोपिस्ट वो है जिसे मानवता से प्यार हो। तो इसने तो वो पूछा जिसे मानवता से नफरत हो। तो भाई इसके अंदर दो रूट वर्ड और मिले, एक मिला मिस, एक मिला एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड और मिस का मतलब होता है हेट। मिस का मीनिंग क्या होता है जी? हेट करना। तो मिज़ेंथ्रोप क्या होता है? जो मानवता से नफरत करे। यही इसका आंसर था। अगला फिर देखो, मिस और गायनिस्ट। गायनिस्ट होता है, ये भी मिस का रूट वर्ड वही हेट, और गायन भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फीमेल। क्या होता है जी? फीमेल। जो फीमेल से क्या करे जी? नफरत करे, उसे कहते हैं मीजो गायनिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होता है फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वहीं से तो ये वर्ड बना था। आगे आगे पढ़ो। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा वो? सेकुलर। सेकुलर तो होता है धर्मनिरपेक्षता। भारत के संविधान के अंदर भी तो लिखा है इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, है ना। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्स में मिले, लेकिन जो ऐसा वर्ड हो जो पूरे संसार से बिलोंग करता हो उसके लिए वर्ड आता है कोस्मोपॉलिटियन। क्या होता है जी? कोस्मोपॉलिटियन। और वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे। कहते हैं ही इज़ एन वर्सेटाइल एक्टर, वो तो एक बहुमुखी कलाकार, उसमें बहुत सारे टैलेंट है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था कोस्मोपॉलिटियन। अब आप जल्दी से इनको पढ़ो। इडियम दी थी, इनका मीनिंग निकालना था, बहुत आसान शीट थी आज की। सोइंग वाइल्ड ओट्स। सोइंग वाइल्ड ओट क्या होता है? इस इडियम का मीनिंग क्या होता है जी? सोइंग वाइल्ड ओट्स का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसे प्लेजर्स करना जो आपको भाई वो करेंगे, बाद में परेशान करेंगे, है ना। जब हम छोटे हैं, यंग है, तो हमें नहीं दिखता, फ्यूचर को नहीं सोचते। मान लो कोई नशा करने लग गया, अब तो वो कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसके पास पैसे भी, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसको परेशानी होगी। इस तरह की चीज़ हो, मतलब कोई चीज़ जो आज आपको प्लेजर दे रही है लेकिन भविष्य में गड़बड़ करेगी, उसको क्या कहते हैं? सोइंग वाइल्ड ओट्स। अब पढ़ो इसको। ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, ही रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। देखो, इन्वाइटिंग ट्रबल्स एज अ बॉय, नहीं ट्रबल नहीं, परेशानी होगी हालांकि, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि यंग एज में आप करोगे और बाद में आपको उसकी भुगताई करनी पड़ेगी। तो इसको हटाओ। वार्निंग अदर्स एज ए यंग मैन, नो। इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर ले मिलना सीकिंग इन यंग एज। सोइंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग, नहीं, ऐसा आंसर नहीं था। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था सी। अब आगे बढ़ो। आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली। आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली। स्टैंड ऑफिस देखो हमने पहले भी किया था, ऑफिस के अंदर कोई अकेला ही जाके खड़ा हो गया, यानी वो किस तरीके से काम कर रहा है? इनडिफरेंट, एक अलग तरीके से, कुछ अलग, और जो भी कैसा हो, अटपटा सा हो। तो ये स्टैंड ऑफिस का मीनिंग होता है इनडिफरेंट। एंग्री भी नहीं, अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल भी नहीं, और हिलेरियस भी नहीं। आगे बढ़ो। वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का क्या मीनिंग होता है जी? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मीनिंग होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, भाई अपनी अपनी तारीफ करना। तो यहाँ पर म्यूज़िक जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, नॉइस की भी बात नहीं होती। प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट, खुद की तारीफ करना, यही इसका आंसर था। नन ऑफ दिस की आवश्यकता नहीं थी, सी इसका आंसर बनता। ठीक है, अब आप जल्दी से देखो, कुछ एरर थे, बहुत ही आसान शीट थी आज की। तो टू डाई विद ऑनर इज़ बेटर देन लिव विद डिसऑनर। तो भाई यहाँ कंपेयर करना है ना, हमें कंपेयर करना है ना। अब यहाँ पर टू डाई है, 2+V1 है, ये वर्ब का काम नहीं कर रही। एक इवेंट, एक चीज़ बता रही है, एक सिचुएशन बता रही है, तो उस सिचुएशन का कंपैरिजन दूसरी सिचुएशन से करोगे। अगर खाली लीव लगाओगे तो बात नहीं बनेगी, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू डाई विद ऑनर इज़ बेटर देन टू
लिव विद डिसऑनर। भाई सम्मान के साथ मृत्यु मिल जाए अच्छा है जलील होके जीने से। आगे देखो, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। सब बच्चों को पता है इट इज़ आई में इज़ लिंकिंग वर्ब है, तो जो आई है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए इट इज़ आई लगाया, मी नहीं लगाया। हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब हु विच दैट जब भी आ जाए तो अपने से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, तो हु के अकॉर्डिंग हु से पहले आई है, आई के अकॉर्डिंग इज़ नहीं, आई के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी, एम। हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। 39 को पढ़ो, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखो दो काम हुए, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, लेकिन कब, उसके जाने के बाद। यानी पहले कौन सा काम हुआ, हमने सीखा था जब भी कभी दो काम भूतकाल एक सेकंड, जब भी पास्ट में दो काम एक के बाद एक हो और उनमें भी एक काम पहले वाले से पहले हो जाए तो उसके टेंस को हम पास्ट परफेक्ट के अंदर रखते हैं। दोबारा बोलता हूँ, जब भी कभी भूतकाल में दो काम हुए हो, दो एक्शंस भूतकाल के, और उनमें भी एक काम दूसरे वाले से पहले हो जाए, तो जो काम पहले हो जाए उसका टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है। अब गौरी ने क्या काम किया, पहले नाम बताया है या पहले वो बंदा चला गया है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, पहले वो चला गया उसके बाद गौरी ने नाम बताया, तो फिर पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। यहाँ ही लेफ्ट की बजाय क्या लगाते, ही हैड लेफ्ट, क्या लगाते जी, ही हैड लेफ्ट। अब 40 को पढ़ो, ए फ्री प्रेस इज़ नॉट ए प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन ए फ्री सोसाइटी। भाई प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना ये ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। अब बारी आई एरर की, तो देखो ऑर्गेनिक नेसेसिटी, नाउन तो नेसेसिटी है, अब ये नाउन डेफिनेट थोड़ी है कि कैसी नेसेसिटी है, भाई कोई पर्टिकुलर नेसेसिटी की बात थोड़ी कर रहा है, जनरल वे में नाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर द आर्टिकल ना लगा के क्या लगाओगे, फिर यहाँ पर एन लगाओगे, क्योंकि इसमें वोल साउंड आता है, ओ की साउंड आती है, इसीलिए एन लगाएंगे। दा को हटा देंगे क्योंकि नेसेसिटी अभी डिफाइंड नहीं था। ठीक है, 41 को पढ़ो, आई विल पुट अप ऑन ए नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। तो भाई एक बात बताओ, पुटअप का मीनिंग तो क्या होता है, जनरली जब हम कोई ड्रेस वगैरह डालें उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है, पुट अप योर शूज़ कह दिया, शूज़ पहनने हो, ड्रेस डालनी हो, तो पुट ऑन, एक सेकंड ये 1 मिनट रुको, क्या लिखा है, पुट ऑन लिखा है, हाँ। पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है, जब हम कोई शूज़ वगैरह पहने, ड्रेस वगैरह डालनी हो, है ना, पुट ऑन योर शूज़, भाई अपने शूज़ जूते पहन ले, पुट ऑन दिस जैकेट, इस जैकेट को पहनो, ठीक है, इस ब्लेज़र को डालो। तो यहाँ पर मुझे पुट ऑन नहीं, मुझे यहाँ पर पुट अप होना चाहिए। पुट अप का मीनिंग क्या था, पुट अप का मीनिंग था अपनी बात किसी के सामने रखना, किसी के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए। तो ये वही तो बात कह रहा है कि आई विल पुट अप ए नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। बात क्लियर है। अब आप एक बारी लास्ट को और पढ़ो, लास्ट में क्या कहता है जी, लास्ट में कहता है ए लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू, कोई गड़बड़ नहीं है। A large scale exchange of nuclear weapon will produce unprecedented amount of radiation that can penetrate into biological tissue। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन का क्या मीनिंग होगा, मतलब अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर, तो क्या होगा, अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी बहुत सारी रेडिएशन प्रोड्यूस होगी जो हमारे शरीर के टिश्यूज़ के अंदर घुस जाएगी। दैट कैन पेनिट्रेट होता है भाई घुस जाना, जो हमारे शरीर के टिश्यूज़ के अंदर घुस जाएगी। यही तो होता है जब भाई एक आदमी के शरीर में चली गई, इसको थोड़ा इफेक्ट करेगी। अब जब इसको बेबी होगा तो भाई बाय बर्थ उस बेबी में भी कोई ना कोई बीमारी होगी, क्योंकि इसके टिश्यूज़ ही उस रेडिएशन से क्या हो गए, अफेक्ट हो गए, तो जेनेटिक बीमारी होगी उसको। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को बंद करने की मांग समय समय पर उठती रहती है। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था। 43 को पढ़ो, इट विल रेन सून, कहते जल्दी ही बारिश होगी। क्या ऐसा होगा, आप सबको पता है क्या जी, जब क्वेश्चन टैग बनाना हो, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या आता है जी, नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या आता है जी, नेगेटिव आता है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव थे, ये दोनों तो वैसे ही हटा दिए थे। अब यहाँ क्या बचेगा, वॉन्ट इट बचेगा। क्या आंसर लगाओगे, वॉन्ट इट लगाओगे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना इज़ तो प्रेजेंट के लिए आया, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की इसने बात ही नहीं की थी। बात क्लियर। अगले वाले को पढ़ो, माई बुक इज़ द न्यू वन, डैश इज़ द टोन वन। तो भाई जो मेरी किताब है ना वो तो न्यू है, डैश इज़ द टोन वन। अब डैश इज़ द टोन में क्या आएगा, पढ़ो,
देखो योर तो एक डिटरमाइनर है, योर कार, योर हाउस, योर चेयर, योर पेंसिल, योर फ्रेंड, तो योर के बाद तो कोई ना कोई नाउन चाहिए। अगर मैं यहाँ योर लगा दूँ तो योर तो एक डिटरमाइनर है, सब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, तो ये गड़बड़ तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए योर तो क्या हो गया जी, एलिमिनेट हो गया। अब आप पढ़ो, माई बुक इज़ द न्यू वन, द बुक ऑफ यू इज टॉन वन, द बुक ऑफ योवर, यहाँ फिर गड़बड़ कर रहा है। देखो डी के अंदर फिर से गलती कर रहा है, कह रहा है द बुक ऑफ योवर, इसके बाद तो हर हाल में कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए, ये तो नाउन लगा ही नहीं रहा, तो फिर से इसके अंदर भी गड़बड़ हो गई। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, या तो योवर्स या फिर द बुक ऑफ यू। तो भाई एक बात सुनो, बुक एक नाउन था, बार बार बात इस बुक की हो रही है, यहाँ भी इस बुक की बात हो रही है कि भाई मेरी नहीं है और तुम्हारे वाली टॉन वन है, मतलब पुरानी है, फटी हुई है तुम्हारे वाली बुक। तो भाई बार बार इस नाउन की रिप्लेसमेंट रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम प्रोनाउन लगाएंगे, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन हट गया। क्या एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा योवर्स। योवर्स का क्या मतलब है, योवर्स इज इक्वल टू योवर बुक, या तो आप लिख दो योवर बुक या फिर आप क्या लिख दो योवर्स, दोनों एक ही बात थी। इसने आंसर ये दिया था, इसलिए ये इसका क्या बनता जी, आंसर बनता। बात क्लियर। अब जल्दी से पढ़ो 45 को, दे नीड नॉट वरी डैश, दे नीड नॉट वरी डैश। अब तुम सबको पता है कि भाई क्वेश्चन टैग वाले में अगर आगे पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए, अगर आगे पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो फिर क्वेश्चन टैग कैसा होता है, नेगेटिव, और अगर आगे नेगेटिव आ जाए तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग ही पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ भी नेगेटिव लगाया, यहाँ भी नेगेटिव लगाया, यहाँ भी नेगेटिव लगाया, सारा ही हट गया। और इसके अलावा मुझे एक और बात भी पता थी, टेंस भी क्वेश्चन टैग बनाते टाइम चेंज नहीं होता, टेंस भी क्वेश्चन टैग बनाते टाइम चेंज नहीं होता। तो भाई यहाँ पर नीड एक मोडाल लगाया, मोडाल से ना कोई टेंस पता ही नहीं लगता, लेकिन इनको लगाता तो कोई टेंस पता लगता, तो इसलिए अगर यहाँ मोडाल था तो फिर यहाँ कोई ना कोई मोडाल वाला ही तो लगाते। नीड दे इसका क्या बनता, आंसर बनता। 46 को पढ़ो, इफ़ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गॉट द रिवार्ड। अच्छा ये कहाँ का नियम हो गया भाई, कि कोई भी जिंदगी में कठोर परिश्रम करेगा पर नतीजा पर जो वो होंगे, रिजल्ट होंगे, वो तुमको ही मिलेंगे, इनाम तुम्हें मिलेगा। क्यों, जो आदमी कठिन कार्य करेगा भाई, हार्ड वर्क करेगा, इनाम भी तो उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर यू हैव गॉट नहीं, हार्ड वर्क कौन कर रहा है, वन, हार्ड वर्क कौन कर रहा है जी, वन कर रहा है, तो इनाम भी उसी को मिलेगा। इफ़ वन वर्क्स हार्ड वन विल गेट द रिवार्ड। हमने टेंस में बहुत बार सीखा था, जब भी कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो और एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करे। देखो पहली क्या चीज़ है, पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो भाई जब भी ऐसा हो तो पहले वाले अक्षर को आप सिंपल प्रेजेंट में डालो और दूसरे वाले को फ्यूचर के किसी टेंस के अंदर डालो। तो यहाँ पर फ्यूचर के टेंस के अंदर तो डाला हमने, वन विल गेट रिवॉर्ड। आगे देखो, द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब एक बात बताओ, एक कंट्री है, दो कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, तो फिर बिटवीन की क्या आवश्यकता पड़ेगी। जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंट्रीज थी, 2+ की बात की, तो फिर भाई अमंग लगाओ ना। द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग, यूएनओ किस बात पर जोर दे रहा है, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, किसके बीच में, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। बात क्लियर। अब 48 को पढ़ो, ही डज नॉट स्मोक नोर आई डिड, ना तो वह स्मोकिंग करता और ना ही मैं करता। तो भाई एक बात बताओ, इसमें डज लगाया, डज लगा के इसने टेंस इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट का लगा दिया, लेकिन यहाँ पर डिड लगा दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, यहाँ पर पास्ट का लगा रहा है, यानी गलती कर रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो हट जाएगा, इम्प्रूवमेंट तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी। बात क्लियर। अब आप देखो, ही डज नॉट स्मोक नोर आई स्मोक, ऐसा क्यों, जब यहाँ पर एक वर्ब लगाएंगे तो इस वर्ब को तो रिप्लेस कर ही देंगे। अब इन दो में से ही एक आपको चूज़ करना था, या तो नोर आई डू या फिर नोर डू आई। तो भाई इस सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग कर दी, अगर नेगेटिव एडवर्ब से इसने स्टार्टिंग कर दी तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा जी, इसको इन्वर्जन भी करना पड़ेगा। तो ये ना हो के आंसर बन जाएगा ये वाला, नोर डू आई, ना तो वह स्मोकिंग करता और ना ही मैं करता। बात क्लियर है। अब आप इसको पढ़ो, देखो इसके अंदर क्या दिया था जी, इसके अंदर बेसिकली क्या दिया, एक वर्ड दिया, उस वर्ड का कई तरीके से यूज़ करके नीचे कुछ इसमें दे दिए, पहले वाले कॉलम के अंदर कुछ सेंटेंसेस और फिर दूसरे वाले कॉलम में भी दे दी। इनको बेसिकली मैच करना था, इनको बेसिकली क्या करना था जी, मैच करना था। तो आओ एक बारी करते हैं कोशिश। देखो क्या कहता है, मेज़र, मेज़र का क्या मीनिंग होता है भाई, मेज़र का मीनिंग क्या होता है, मेज़र करना मतलब नापना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को गिनने का कोई स्टैंडर्ड या फिर कोई क्राइटेरिया। अब ए ऑप्शन को पढ़ो, ए में क्या कहता है, द साइज और
क्वालिटी फाउंड बाय मेजरिंग। ठीक है, आगे देखो फिर मेजर का एक और मीनिंग क्या देता है, वेसल ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटी। भाई ये ना वो है, मैं तुम्हें बताऊं, वो डिक्शनरी में दिए हुए मीनिंग है मेजर के। अब इनको अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया हुआ है। अब आपको पेयर करना है कि कौन से वाला मीनिंग यहाँ से लग के वाक्य बना रहा है। वेसल ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटी, ठीक है। आगे फिर क्या कहता है, सुटेबल एक्शन, की किसी चीज़ के लिए सुटेबल एक्शन करना। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है, असर्टेन एक्सटेंट और क्वालिटी, निश्चिंत नहीं है क्वालिटी कितनी है, असर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं है। अब आप इनको पढ़ो, देखो 1 मिनट निशान लगा लेते हैं इनको। ए को पढ़ो, ए में क्या कहता है, साइज और क्वालिटी फाउंड बाय मेजरिंग, साइज ऑफ और क्वालिटी फाउंड बाय मेजरिंग। तो फर्स्ट को पढ़ो, ए मेजर वाज इंस्टीट्यूटेड टू प्रिवेंट आउटसाइडर फ्रॉम एंटरिंग द कैंपस। नहीं, यहाँ कोई साइज की बात थोड़ी पता चल रही है, यहाँ तो कोई मेजर का मतलब है भाई कोई एक्शन लिया है जिससे कि इस बात को बाहर वाले कैंपस के अंदर एंट्री ना कर पाए, उस चीज़ को रोका जा सके, ऐसी बात कर रहा है। तो एक्शन कहाँ पर ले रहा है, स्टेप कहाँ पर ले रहा है जी, स्टेप तो सी में ले रहा है। तो यहाँ किस चीज़ से मिलाओगे, सी से मिलाओगे, सी और ई का पेयर मिला। अब ढूंढते हैं ए को, साइज और क्वालिटी फाउंड बाय मेजरिंग, शीला वाज आस्क्ड टू मेजर ईच आइटम दैट वाज डिलीवर। अब एक बात बताओ, कोई आइटम डिलीवर हो गया है ना, और शीला को क्या कहा कि भाई मेजर कर, यानी कि चेक कर कि आइटम्स पूरे हैं भी या नहीं, दैट वाज डिलीवर, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। तो अभी कैसी क्वांटिटी है, असर्टेन क्वांटिटी है, यहीं पर तो दे रखा है, असर्टेन एक्सटेंट और क्वालिटी, असर्टेन एक्सटेंट और क्वालिटी। तो डी को किसके साथ मिलाओगे जी, डी को मिलाना पड़ेगा हमें एफ के साथ में। डी को किसके साथ मिलाना पड़ेगा भाई, एफ के साथ में। अब आप एक बारी इसको पढ़ो, द मेजर ऑफ द क्रिकेट पिच वॉज 22 यार्ड्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, साइज ही बता रहा है क्या क्रिकेट पिच का, बिल्कुल साइज ही तो बता रहा है 22 यार्ड, और साइज वाला तो ए के अंदर है, यानी मेजर जब भी साइज बताए तो ये कहता है ए वाला मीनिंग है। तो भाई ए और जी का पेयर बन गया। अब तो मेरे हिसाब में लास्ट को तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऑप्शन से भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार ही पढ़ लो। रत्नेश यूज टू मेजर टू टेक आउट 1 लीटर ऑफ ऑयल। अब रत्नेश ने क्या किया जी, कोई मेजर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, किसी वेसल वगैरह का 1 लीटर तेल को बाहर निकालने के लिए। तो देखो यहाँ बी वाले को पढ़ो, बी वाले में ही तो कहता है वेसल ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, एक वेसल है किस चीज़ की, स्टैंडर्ड क्वालिटी की। तो ये मिल गया, यानी ए किससे मिला जी, ए मिला जी से, ए मिला जी से, ए मिला जी से, ये वाला कट गया। बी किससे मिला है, एच से, बी ई से नहीं, बी एच से, ये वाला इसका आंसर बनता। बात क्लियर। अब एक बारी इसको पढ़ो, इसको ऑप्शन से बना लेंगे फटाफट से। देखो यहाँ क्या वर्ड दिया जी, बाउंड। बाउंड का क्या मीनिंग होता है, बाउंड के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो बाउंड का मीनिंग होता है भाई दिस ट्रेन इज बाउंड टू दिल्ली, भाई किस जर्नी की तरफ ये जाएगी। एक बाउंड का मीनिंग होता है कि भाई आई वॉज बाउंड, भाई मैं बंधा हुआ था, मतलब मैं मजबूर था, कर्तव्यनिष्ठ था, मुझे ऐसा करना पड़ा, ये मीनिंग होता है। अब आप पढ़ो, यहाँ कह दिया ओब्लाइज्ड या फिर कॉन्स्ट्रेंट, यानी आप रुके हुए थे किसी कारण से, या फिर भाई आप कर्तव्य की वजह से रुके हुए थे। एक डिक्शनरी में डेफिनेशन दी है बाउंड की, लिमिटिंग वैल्यू, किसी चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू है। एक बाउंड का मीनिंग अभी हमने सीखा ही था, दिस ट्रेन इज बाउंड टू दिल्ली, ये ट्रेन दिल्ली की तरफ जाएगी, यानी मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और एक बाउंड का मीनिंग वही बात है कि भाई मैं तो बंधा हुआ था, ये चीज़ करनी थी, ये चीज़ होनी थी, यानी सर्टेन टू बी, वो चीज़ होनी थी। अब आप ऑप्शंस को पढ़ो, एक बारी डी से उठा के देख लेते हैं, डेस्टिन्ड और सर्टेन टू बी। ठीक है, दिनेश फेल्ट बाउंड टू वॉक आउट व्हेन द डिस्कशन टर्न टू किक बैक। भाई कहीं पर कोई डिस्कशन चल रही थी, किसी बात के ऊपर बहस चल रही थी, दिनेश भी हिस्सा था, लेकिन फिर दिनेश ने क्या समझ आया, उसको क्या महसूस हुआ, बाउंड टू वॉक आउट की, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्कशन है वो क्या हो गई, किक बैक हो गई, यानी उल्टी पड़ गई, या तो वो वहाँ पर लूज कर रहा है या फिर हो सकता है डिस्कशन एग्रेसिव हो गया। अब दिनेश ने क्या किया है जी, अब दिनेश ने जाने की प्लानिंग कर ली। दिनेश ने क्या किया जी, दिनेश ने जाने की प्लानिंग कर ली कि भाई अब दिनेश को यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मीनिंग कहीं पर किसी में मिल रहा है क्या, बिल्कुल सी के अंदर ही तो ऐसा मीनिंग मिल रहा है, मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। दिनेश ने कहीं और जाने की प्लानिंग कर दी, यानी सी और ई का एक पेयर बन सकता था। हम तो डी को ढूंढ रहे हैं, डेस्टिन्ड और सर्टेन टू बी। देखो डेस्टिन्ड और सर्टेन टू बी, जो चीज़ होनी ही थी, बुलेटेड बाय कॉन्ट्राडिक्टिव फोर्सेस ही वाज बाउंड टू लूज हिज माउंट। भाई उसको ना उकसा दिया,
किसने, कॉन्ट्राडिक्टिव फोर्सेस ने, उसको अपोज करने वाले लोगों ने उसको उकसा दिया, जिस वजह से उसने अपना दिमाग खो दिया। हो सकता है उसने अपना आपा खो दिया हो, गुस्से में वो ज़्यादा ही हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे उकसा दिया गया भाई। ही वॉज बाउंड टू लूज हिज माइंड, क्योंकि एक लिमिटेशंस थी, उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जिस वजह से वो गुस्से में हो गया और अपने दिमाग का आपा खो गया। तो भाई एफ और ए को मिलाओ, एफ और ए, एफ और ए फर्स्ट में भी मिल रहा है और एफ और ए मैं दिखाता हूँ, एफ और ए फर्स्ट में भी मिल रहा है, एक सेकेंड, एफ और ए फर्स्ट में भी मिल रहा है, एफ और ए यहाँ नहीं मिला, एफ और ए यहाँ भी नहीं मिला, एफ और ए यहाँ मिल रहा है जी। इसके अलावा हमने सी को मिलाया ई से, तो सी और ई कहाँ मिल रहे हैं जी, सी और ई थर्ड ऑप्शन में मिल रहे हैं। ये देखो सी और ई किसके अंदर मिल रहे हैं जी, थर्ड ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं, यानी इसका आंसर तो थर्ड वाला ही लगता। ये वाला हमने किससे मिलाया जी, ये वाला हमने मिलाया इस वाले से, ये वाला हमने मिलाया जी इस वाले से, ठीक है। और कौन से वाला किससे मिलाया जी, डी वाला हमने मिलाया ई वाले से, एक सेकंड, डी वाला ई वाले से नहीं मिलाया हमने, डी वाले को तो अभी मिलाया नहीं, हमने मिलाया सी वाले को हमने मिलाया ई से, ठीक है। अब एक बारी डी को पढ़ लो, देखो डी में क्या कहता है, डेस्टिन्ड और सर्टेन टू बी, जो चीज़ होनी थी। देखो क्या कहता है, बाउंड फॉर ए कैरियर इन लॉ, ज्योति वाज रिलक्टेंट टू स्टडी मिल्टन। अब कोई मिल्टन सब्जेक्ट होगा या फिर कोई बुक होगी, रिलक्टेंट का मीनिंग होता है पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपना करियर बनाना था लॉ के अंदर, सर्टेन थी ये बात, डेस्टिनी थी, उसकी मंजिल थी, इसीलिए उसे उस किताब को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, पढ़ना पड़ा। यानी डी और एच का पेयर बनेगा, देख लो लास्ट में डी और एच का पेयर बनता है। अब बच कौन सा गया, बच गया जी बी और जी, बच कौन सा गया, बी और जी, तो बी और जी मिलेंगे। यही थी आज की शीट। आज की शीट बहुत ही आसान थी, कल वाली शीट थोड़ी सी टिपिकल हो गई थी, इसीलिए आज बच्चों को खुश करने के लिए आसान शीट बन गई। ऐसा ही होगा पेपर में, कभी पेपर आसान कभी पेपर थोड़ा सा अप, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट शीट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।